अब आगे हमने जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है, स्टडी करना है, विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एट एनी पॉइंट पे निकालनी। तो मैंने यहाँ पे देखो एक डाइपोल बना दिया है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है, वो अंडरस्टूड है। अब बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये मेरे पास आ गया p वेक्टर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे पास डाइपोल है ए बी। अब उन्होंने जो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक्सियल लाइन पे। ये मेरे पास डाइपोल था तो उसकी एक्सिस लाइन पे ये वजह उसकी जो एक्सिस लाइन होती थी उस पर हमने निकाला था। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा, उसमें हमने निकाला था। और उसमें हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो कहाँ आई थी, इस तरफ आई थी एक्सिस की, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो हमने किया था, हमने कौन सा वाला किया था, इक्वेटर की लाइन पे। उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इक्वेटोरियल लाइन पे, तो हमने ये इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था। उस वक्त भी हमें क्या पता लगा था कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट इस तरफ होता था, तो इक्वेटोरियल की लाइन कहाँ होती थी, इस तरफ। इक्वेटोरियल लाइन जो निकलती थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ होती थी, इंटेंसिटी जो नेट निकलती थी, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एट एनी पॉइंट, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि एक्सियल पे निकालो या इक्वेटोरियल पे निकालो, ठीक है। उन्होंने इसका नहीं बोला एट एनी पॉइंट, मतलब ना इस पे है तो ना इस पे है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ वो यहाँ कहीं कोई पड़ा हुआ है, ओके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है मेरा, यहाँ पे है, ठीक है। एट एनी पॉइंट, ना एक्सिस वाले पॉइंट पे है ना इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पे, मैंने ये वाली पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। से दिस इज द पॉइंट के, ये मेरे पास पॉइंट कौन सा के, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ये मेरे पास मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरे पास के मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास ये निकालना बड़ा आसान है अगर आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पिछले वाले आर्टिकल किए हुए हैं, वही वाले आर्टिकल की जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, वही वाला आर्टिकल का जो लॉजिक है वो यहाँ पे हमारे पास यू होगा, एक्सियल लाइन के लिए जो किया था और इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो हमने किया था, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने जो एक्सियल लाइन के लिए किया था, अब अज्यूम कर लो ये जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो मैं इस तरफ, इस पॉइंट के अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ ले आती हूँ, ठीक है। सपोज कर लो ये मैं डॉटेड लाइन से इधर ले आई, ये और ये इस तरफ आ गया, ठीक है। ये ए और बी है, से दिस इज कितना आ गया A1, और ये वाला कितना बन गया मेरे पास B1, ठीक है। A1 B1 मैंने ये इसको मान लिया, ठीक है। मेरे पास डाइपोल ऐसे था, ठीक है, मैंने इसको घुमा के इस तरह कर दिया। किसने एंगल पे किया, मैंने इसको थीटा एंगल पे कर दिया, ठीक है। इधर देख लो ऐसा बन गया, ठीक है। ये मेरे पास ऐसा था सीधा, मैंने इसको घुमा के अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ कर लिया, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरफ कर लिया। अब आप देख सकते हो ज़रा कि अब ये जो चीज़ थी घूम के इस तरफ हो गई, कितने एंगल पे होगी, थीटा एंगल पे होगी। अब ये जो मेरे पास डाइपोल आ गया, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है और इसकी कैलकुलेशन और इसकी लॉजिक भी पता है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया इस वाले डाइपोल के हिसाब से किस तरह आ गया, एक्सियल लाइन पे, ठीक है। कौन से लाइन पे आ गया, एक्सियल लाइन पे। और आपको पता है एक्सियल लाइन पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, जो नेट डायरेक्शन कहाँ आती थी, किस तरफ आती थी, ये इस तरफ, ठीक है। किस तरफ आती थी, इस तरफ मेरे पास इसकी डायरेक्शन बनती थी। एंड से दिस डायरेक्शन विल बी द एल, ठीक है। ये मेरे पास एल आ गया। अब इधर देख सकते हो क्योंकि अगर ये मेरे पास ए माइनस क्यू था तो ये A1 मेरे पास क्या होगा, माइनस क्यू, क्योंकि मैंने बस इसको क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया। ये सीधा था, मैंने बस इसको यहाँ पे ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है। तो ये माइनस क्यू होगा, ये भी क्या होगा, प्लस क्यू। इधर वाला जो होगा, हिंट के लिए लिख रही हूँ, आपने लिखना नहीं है, आपको बस बता रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, तो आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, ठीक है। और ये एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था वो किस तरफ होती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी, आप देखना पिछले लेक्चर में, वो किस तरफ आती थी, इस तरफ, एक्सिस की लाइन की तरफ, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास निकल गया, ओके। अब इक्वेटोरियल लाइन के लिए अब हमने क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या था, जो एक्सिस वाली जो लाइन थी उसके परपेंडिकुलर पे, मतलब जो डाइपोल मेरे पास है उसके परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये मैं यहाँ इस पर ड्रॉ कर दूँ, ये मेरे पास जो है डाइपोल, ठीक है, इस पे जो मैं यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास इसको मैंने घुमा दिया परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। अब इसको मैंने परपेंडिकुलर घुमा दिया, से दिस इज द A2 और दिस इज द B2, डिफरेंस के लिए ताकि समझ में आए। ये देखो ये मेरे पास क्या बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही था ना इक्वेटर पे, तो मैं इसकी इक्वेटर पे तो ले सकती हूँ, ये मेरे पास था बेस इसका, ठीक है।
और इसके इक्वेटर पे आ गया, मतलब उसके 90 डिग्री पे आना चाहिए, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे, ये बन गया इसके इक्वेटोरियल। अब ये वाला पॉइंट इससे 90 डिग्री पे ही है ना। उनका कहने का क्या मतलब है कि जो इक्वेटर जो हमारे पास होता है, जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, वो इक्वेटोरियल लाइन के जो परपेंडिकुलर पे हो, ठीक है, 90 डिग्री वाले साइड पे पड़ा हो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर ही है इसके, ये देख लें आप, ये यहाँ पे बना है, ये मेरे पास इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जो इक्वेटर की लाइन है वो मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई A2 और B2। यहाँ से अगेन आपको पता है ये कौन सा चार्ज होगा, -Q, जो रोटेट कर दिया, ये कौन सा आ गया +Q, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ गई P वेक्टर, ठीक है, इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए। अब आप देख सकते हो ये मेरे पास तो बन गया एक्सियल के लिए, ये मेरे पास किसके आ गया, इक्वेटोरियल के लिए। अब आप पिछला वाला एक्सियल को भूल जाओ, अब वहाँ इसका कोई भी लेना देना नहीं, अब आप इस पे ज़रा फोकस करो इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। ये जो इक्वेटोरियल लाइन जो मेरे पास है, इस पे जो हमारे पास नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो किस डायरेक्शन की तरफ होती थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो किया था, हमने जो निकाला था पिछले लेक्चर में, तो वो कैसे था, जैसे अगर पी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, किस तरफ होता था, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, उसका आर्टिकल कुछ ऐसा था, ये हमारे पास A और B डाइपोल होता था, ठीक है, ये मेरे पास इसके इक्वेटर्स पे मैं लेती थी, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता था, तो हमारे पास टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलती थी, इसी तरफ निकलती थी ना। और जो डाइपोल मोमेंट होता था वो हमारा किधर होता था, इस तरफ होता था, ठीक है, -Q से +Q इस तरफ होता था, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो किस तरफ होती थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो हमने इसी तरीके से पढ़ा था, हमें पता था P वेक्टर इस तरफ होगा तो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस डायरेक्शन में होगी। तो चलो अब आ जाते हैं इसी की इक्वेटर वाली लाइन पे, ठीक है। ये मेरे पास इसकी कौन सी थी, इक्वेटोरियल वाली लाइन, जो डाइपोल मोमेंट था किस तरफ था, इस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, इसके अपोजिट, यही ना, इस डायरेक्शन की तरफ। तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमने देखना है किस तरफ आ जाएगी, ये इस तरफ, ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कहाँ है इसका, इस तरफ है, और ये कहाँ आएगी, इसके अपोजिट, जो पैरेलल, जो हमारे पास एंटी पैरेलल जो लाइन जो आती थी अपोजिट में, ठीक है। अब इसको हमने क्योंकि K बोला है, ये वाला पॉइंट मेरे पास L है, तो से दिस इज कितना आ जाएगा, M, ठीक है, इसको मैं M बोल देती हूँ। अब इसको मैं इधर रोटेट कर लेती हूँ, और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, N वेक्टर, जो हमने जैसे पहले हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये चीज़ें हमने स्टडी की हुई हैं, पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड से दिस इज एन एंगल अल्फा, ये मैं इसको अल्फा एंगल मान लेती हूँ, और इसको मैं लाइन को इनके साथ ये ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। जैसे जो हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालते थे, पहले लॉग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन निकालते थे, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा मेन आपका है कि फिगर आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि फिगर में बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इधर देखो, यहाँ तक तो हमने निकाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इसकी वजह से आ गई, ये हमारे पास एक्सियल लाइन की वजह से आ गई, ये वाला हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन की वजह से आ गई, और ये जो नेट हमारे पास थी, इसका जो रिजल्टेंट था N वेक्टर, वो आ गया, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है, इस पूरी इसकी वजह से, ठीक है, अकेला इसकी वजह से नहीं, यहाँ पे एरो बनाया तो उसका मतलब ये नहीं कि P वेक्टर बस यही है, मतलब ये पूरा, ठीक है, इस पूरे की वजह से। अब इस P वेक्टर को हमने क्या करना है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, एक P cos थीटा में होगा, दूसरा कौन सा होगा, साइन थीटा के कंपोनेंट में। एक cos थीटा का कंपोनेंट, दूसरा कौन सा होगा, साइन थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। अब अगेन जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ था, आपको पता है कि इसके साथ जो लाइन जो हमारे पास बना रही है वो कौन सी लाइन है, ठीक है। इधर ध्यान से देखो आप लोग, इस एंगल के साथ देखो आप, ये जो मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, इसके साथ जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, ये थीटा। तो ये चीज़ आपको पता है, ये वाली लाइन के साथ, किस लाइन के साथ बना रहा है, इस वाली लाइन, ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, एक्सियल लाइन थी, ठीक है। इस एक्सियल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, वो आपको पता है जिसके साथ बनाता है वो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा जो रेस्ट जो 90 डिग्री वाला जो बन जाता है वो हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास वो साइन थीटा का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये देख लो आप यहाँ पे, ये इसके साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है इस वाली लाइन के साथ, एक्सियल लाइन के साथ। तो ये मेरे पास जो पूरी लाइन है वो मेरे पास कौन सी लाइन आ जाएगी, P cos थीटा का कंपोनेंट, cos थीटा का बना दिया, ठीक है। और ये वाला जो बना, जो मेरे पास जो बचा हुआ रेस्ट, वो कौन सा आ जाएगा मेरे पास, P साइन थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। एक बारी मैं पूरा ओवरव्यू कर देती हूँ आपको कि ये कैसे कंपोनेंट्स वगैरह को रिजॉल्व किया, किस तरह किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सियल लाइन का थी नॉलेज और इक्वेटोरियल लाइन की भी नॉलेज थी, उसी के हेल्प से हमने आगे किसी भी पॉइंट वाले पे हम निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन पे। तो ना ही हमने एक्सिस की लाइन पे रखा क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके थे, ना ही हमने इक्वेटर की लाइन पे रखा, वो
वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। हमने कोई भी अपना पॉइंट जो था वो एज्यूम कर लिया कि वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब क्योंकि हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों की नॉलेज थी, तो उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे निकालना है, ना एक्सिस पे है ना वो है, मतलब विद इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो इन दोनों को ही हमने लेके यूज़ करना है और इन दोनों की हेल्प से ही हमने आगे निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने इस डाइपोल को क्या किया, अपने ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया, घुमा दिया, अपनी हिसाब से ले आई, ठीक है। ये ए बी था, तो ये मेरे पास कितना बन गया, A1 और B1 बन गया। अब इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए ये वाली लाइन जो मेरे पास है, ठीक है, ये वाला जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कैसे काम करेगा, एक्सियल लाइन की तरह, और उसका हमने तो एक्सिस के लिए निकाला हुआ है, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है नेट, वो किस तरफ होती है, इस डायरेक्शन की तरफ होती है, ठीक है। पिछले उसमें आप देख लेना वो कितना आ जाएगा, एल वेक्टर उसका नाम हमने दे दिया, ठीक है, एल पॉइंट बोल दिया, ठीक। अब सेम तरीके से ये मेरे पास एक्सिस वाला पॉइंट आ गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है वो मेरे पास कौन सा होता है, इक्वेटर की लाइन। तो मैंने इस पे देखो परपेंडिकुलर वाला लाइन बना दी, इसी लाइन के ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो मैंने बोला इसको A2 और B2, ये मेरे पास आ गया दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास हो गया, जिसको हमने इक्वेटोरियल पे एज्यूम किया, ठीक है। और ये मेरे पास माइनस क्यू है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्लस क्यू आ जाएगा। तो इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, पी वेक्टर इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी कि पी वेक्टर अगर इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसके एंटी पैरेलल में। तो ये मैंने क्या किया, पी वेक्टर इस तरफ था, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के इस तरफ, ठीक है, वो दे दिया एम, ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट। ऑल राइट, उसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो मेरे पास इसके साथ जो एंगल थीटा बना रहा है, इस डाइपोल पी के साथ जो बना रहा है ये एंगल थीटा, तो जो कंपोनेंट हमने इसके रिजॉल्व करने हैं वो साइन थीटा और कॉस थीटा के कंपोनेंट में रिजॉल्व होंगे। तो जिसके साथ थीटा का कंपोनेंट बनता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा का कंपोनेंट, पी कॉस थीटा आ गया। और जो दूसरा जो बच जाता है वो कौन सा आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा का कंपोनेंट, ठीक है, जो हमारे पास आ गया पी साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की हमने जो फिगर को सारा समझ लिया है, अब बारी बारी हमने एक्सिस लाइन की वजह से जो निकाला है उसकी वैल्यू लिखेंगे, और जो इक्वेटोरियल की वजह से आया है वो वैल्यू लिखेंगे, और आगे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब पीछे वाले एक्सप्रेशन से आपको याद हो तो आर्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू याद रखनी है। एक्सियल लाइन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, वहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 2p वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2p ओवर, ये दिया हुआ था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है, वो कौन सा कंपोनेंट था, p कॉस थीटा, तो साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, p कॉस थीटा, ठीक है। सेम तरीके से हमने किसके निकालना है, इक्वेटोरियल की वजह से वो आ जाएगा E2 वेक्टर, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास हमने पीछे कैलकुलेट किया था वो क्या निकला था, ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। ये मेरे साथ कंपोनेंट किसका था, साइन थीटा का कंपोनेंट, तो साथ में क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, साइन थीटा जो हमने रिजॉल्व किया था, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास निकलेंगी, ई वेक्टर और साथ में क्या आ गया, E2 वेक्टर। ओके, तो हमने ये दोनों वैल्यूज लिख ली हैं। आगे हमने इसका कैलकुलेट करना है, इसका रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। यहाँ तो हमने निकाल ली कि ये एक्सियल की वजह से आ गई इक्वेटोरियल, अब नेट इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो हमारे पास नेट कहाँ थी, KN, ये वाली डायरेक्शन जो हमारे पास थी। अब आप देख सकते हो जो मेरे पास एक्सियल लाइन की वजह से निकली थी वो हमने क्या दिया था, इसका नाम KL, तो मैं इसको KL लिख सकती हूँ। और जो मेरे पास इक्वेटोरियल की वजह से आया था उसका नाम क्या दिया है यहाँ पे, KM, इसको भी मैं KM लिख सकती हूँ, ठीक है। तो नेट जो रिजल्टेंट हमारे पास निकलता है उसका फॉर्मूला ये होता था KN का स्क्वायर, जो स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट का आ जाएगा, अंडर रूट KL का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर, ठीक है। हम ऐसे ही निकालते थे, पिछली लोअर क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है, KL का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर। अब KL असल में मेरे पास बेसिकली क्या चीज़ है, E1 का स्क्वायर आ गया, KM हमारे पास क्या है बेसिकली E2, यहाँ पे E2 का स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये क्या निकाल रहे थे हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये नेट हमारे पास निकल रहा था। अब हमने क्या करना है, बारी बारी इधर से E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इधर से क्या करना है, E2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देनी है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। जहाँ पे E1 था उसकी जगह पे मेरे पास क्या आ गया, 2p कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r क्यूब की पावर होल स्क्वायर, और साथ में मेरे पास यहाँ पे आ गई ये E2 की वैल्यू यहाँ पे होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ठीक है। अब हम देखो इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन निकल रही है, ठीक है। इसमें से हम अलग कर सकते हैं p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इधर से भी हम ये अलग कर सकते हैं p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो चलो इसके
रूट वाले टर्म्स में ही मैं इसको अलग कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अलग कर सकती हूँ, इसकी पावर स्क्वायर है, ये जब अलग होगा तो कैसे लिखा जा सकता है, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये होल टर्म पे कितना आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इस पूरी टर्म के लिए मीन कर रहा है, मतलब इसके लिए भी है और जो अंदर रेस्ट ऑफ द टर्म्स बची हुई हैं वो इसके लिए भी है, 2 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इस वाली इक्वेशन को देख लो, मैंने बस इसको कैसे लिखा है, बस अलग अलग करके लिखा है इनका, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर मेरे पास इसके लिए भी है, अलग निकाल दिया, प्लस, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास रूट के अंदर ही चल रहा है। सेम तरीके से मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, मेरे पास क्या बन जाएगा, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, मैंने इसमें से टर्म अलग कर दी है, सब पे पावर कितनी आ जाएगी स्क्वायर, अंदर क्या बचा मेरे पास साइन थीटा, इसकी भी पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा के लिए भी स्क्वायर मीन कर रहा है, सारी टर्म के लिए ये होल पावर स्क्वायर मीन कर रहा है, इन दोनों को बस हमने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास आ गया, हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब इधर देखो, इसके पास भी p/4 पाई एप्सिलॉन और r क्यूब होल स्क्वायर है, इसके पास भी है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, कॉमन। जो टर्म कॉमन आ जाएंगे हम उसको बाहर लिख लेते हैं और अंदर वाली टर्म्स जो बच जाएंगी उसको हम अंदर लिख लेंगे। हमने भी ये इक्वेशन यहाँ तक लिख ली थी, कॉमन निकाल लिया था, इसको मतलब हमने अलग अलग टर्म कर दिया था। अब ये भी कॉमन है, ये भी इसमें कॉमन है, ये कॉमन हम क्या करेंगे, इसी स्क्वायर रूट के अंदर ही पहले बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये मैंने लिख लिया, होल पावर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, इधर से मैंने कॉमन निकाला, इधर क्या बच गया मेरे पास सिर्फ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इधर से ये कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, इधर क्या कौन सी टर्म बची मेरे पास, सिर्फ साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, जो चीज़ कॉमन थी वो मैंने ये वाली टर्म यहाँ पे कॉमन निकाली। अब ये वाला जो कॉमन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, इजीली ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट इसके लिए भी मीन करता है और ये अंडर रूट पूरा इसके लिए भी मीन करता है, तो ये रूट और ये स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, तो ये जो टर्म आ जाएगी सिंपल बाहर आ जाएगी, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब इधर देखो, इसकी पावर स्क्वायर है और इस पर क्या है, अंडर रूट है, तो पावर 1/2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वाली टर्म सिंगल बच गई, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और अंदर अंडर रूट की कौन सी टर्म बच गई, ये वाली पूरी टर्म। अब इधर साथ में इसकी स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 क्योंकि पावर स्क्वायर है इसका, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सेम तरीके से इसका हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास बन गया। अब ये वाली टर्म तो बिल्कुल सेम नीचे ऐसी उतरती आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और साथ में इधर ये मेरे पास आ गया रूट। अब इधर देखो, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से स्प्लिट करके भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात सेम ही है, दोनों को ऐड करके 4 cos स्क्वायर थीटा ही बन जाता है।